अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नाजरीन, हमारे पाकिस्तानी नौजवानों का अज़्म और हौसला इतना पुख्ता है कि जब वो कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही नौजवान की जिन्होंने 19 साल की उम्र में दुनिया की 2 बुलंद तरीन चोटियों को सर किया, माउंट एवरेस्ट और K2। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहरोज काशिफ की। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। Right now, I'm at the top of K2. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शहरोज, कैसे हैं आप? Thank you for having me. Alhamdulillah, I'm good. शहरोज, सबसे पहले ये बताएं कि 19 साल की उम्र में आपने पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहराया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि 11 मई को मैंने माउंट एवरेस्ट सर की और मैंने 27 को आई थिंक सो K2 सर की। तो दुनिया की 2 बड़ी चोटियां जो है ना, वो आज तक मेरी उम्र में किसी ने नहीं की हुई थी। तो ये एजाज़ भी जो है वो पाकिस्तान को हासिल है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पे मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोपरमा हूँ जिसने पाकिस्तान का झंडा लहराया, और दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी भी है वो। तो कौम की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी, तो बड़ा अच्छा फील होता है। बचपन से ही कोई शौक था और फिर कैसे, मतलब वी वुड लाइक टू नो कि बच्चों को तो डिफरेंट शौक होते हैं, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, ये पहाड़ों पे चढ़ना तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट शौक है ना। एक्चुअली 11 साल का था तो फादर के साथ शोगरान वैली गया, और उसके बाद जो है वहाँ से फिर एक शौक़ पैदा हुआ मकड़ा पीक सर की। उसके बाद एक पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, ब्रॉड पीक को सर की, जो कि दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। उस पर मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोपेमा बना, ब्रॉड बॉय के नाम से एक टाइटल मिल गया जी। और उसके बाद फिर एवरेस्ट सर की, जिसमें दुनिया का चौथा कम उम्र तरीन कोपेमा बना, और उसके बाद K2 सर की, जिसमें दुनिया का पहला कम उम्र तरीन कोपेमा बना। जबरदस्त। ये एक सीरीज चलती गई और ये सिलसिला जारी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा हम आपके बचपन की तरफ जाएंगे कि पढ़ाई में कैसे थे बच्चे आप? पढ़ने में, जो बच्चे इन एक्टिविटीज में होते हैं तो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, तो पढ़ाई में कैसे हो? एक्चुअली आजकल जो है ना, वो हम लोगों ने ये चीज़ बना रखी हुई है कि सिर्फ पढ़ाई जो है ना, वो फिजिक्स मैथ साइंस का नाम है। एजुकेशन फिजिक्स मैथ साइंस का नाम है। एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन हैव MBBS डिग्री बट यू स्टिल कैन बी स्टूपिड। तो पॉइंट। अनएजुकेटेड बंदा तब होता है कि जब वो जिस फील्ड में है उसको उस चीज़ का ना पता हो। तो ये बताओ कि अभी क्या पढ़ रहे हो आजकल? व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स? अभी तो मैंने FSC कंप्लीट किया। अब मैं माउंटेनियरिंग को ही एज माई प्रोफेशन, और अब मैं इंशाल्लाह फ्रांस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। माशाल्लाह। और यही एजुकेशन है माउंटेनियरिंग। वी विश यू गुड लक कि आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी चोटी आपने सर की और तब उम्र क्या थी आपकी? मैंने मकड़ा पीक सर की, तब 11 साल उम्र थी। अम्मा अब्बा ने शुरू में बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसा शौक है, या नहीं बड़ा इनकरेज किया? नहीं, शुरू से बहुत इनकरेज किया उन्होंने मुझे। और जब सब हेट देते थे तो अब्बा ही थे जो सपोर्ट करते थे हमेशा से। फाइनेंशियली भी आज तक अब्बा जी ने सपोर्ट किया। सिर्फ ये K2 का एक्सपीडिशन था जो स्पॉन्सरशिप पे था। एवरेस्ट पे जो है वो 1 करोड़ 8 लाख रुपया लगा, वो अब्बा जी ने अपनी पॉकेट से वो किया। अच्छा, ये बहुत महंगा शौक भी है अगर देखा जाए, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? अभी तक तो जेब से मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता है एक लिमिट होती है। मेरे बाकी भाई भी हैं, अब्बा जी के बाकी बच्चे भी हैं जिनको उन्होंने पाला है, और सबके शौक डिफरेंट होंगे, और सब ताने भी देते हैं कि हमारे सारे पैसे ये खा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ आके। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, उनकी भी एक बड़ी सपोर्ट है। अच्छा, ये बताओ शहरोज कि माउंट एवरेस्ट को सर करना कितना मुश्किल था, कितना टाइम लगा, किन चैलेंजेस का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? माउंट एवरेस्ट बेसिकली जो है वो 70 डेज़ के अंदर कंप्लीट हुआ मेरा। और माउंट एवरेस्ट में बहुत ज़्यादा लेंथी था माउंट एवरेस्ट, और बहुत ज़्यादा जो है वो स्नो थी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि इस बार जो है वो खुम्बू आइसफॉल के नाम से जो एक जगह होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई थी। क्योंकि वो बार बार ग्लेशियर्स टूट रहे थे, बार बार एक नया रूट बनाना पड़ रहा था, बार बार टूट रहे थे, बार बार बनाना पड़ रहा था। तो बाकी ये था कि हाइट बहुत ज़्यादा थी माउंट एवरेस्ट पे, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन -35 तक तो होगा। तो बस, लेकिन इतनी मुश्किलात माउंट एवरेस्ट पे नहीं जितनी K2 पे थी। तो K2 इज़ द डेडलीस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो K2 पे जब आप क्लाइंब करना शुरू करते हो तो फीलिंग्स क्या थी जब क्लाइंब करना शुरू किया? वर यू एक्साइटेड, फीलिंग्स यही क्लाइंब थी कि देखिए मेरे पास कोई हाई एल्टीट्यूड पोर्टर नहीं था। मैंने सारा सामान अपने कंधों पे उठाया हुआ था।
मैंने 20 केजी उठा के 14 घंटे क्लाइंब किया बेस कैंप से कैंप 2, उसके बाद वही केजी उठा के जो है वो मैंने कैंप 3 कैंप 4 तक भी क्लाइंब किया। खाने का क्या सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि शायद कोई बड़ी पिकनिक सी चल रही है और खाना पीना भी साथ चल रहा होता है, तो व्हाट डू यू गाइस जनरली ईट? जब हम ऊपर होते हैं माउंटेन पे तो हम सूप्स और चॉकलेट्स खाते हैं सिर्फ। अच्छा सूप, तो फिर सूप उसको कैरी किस तरह से करते हो, बनाते किस तरह से हो? फ्रेश मेड वो होते हैं, सूप्स होते हैं या इंस्टेंट भी होते हैं उनको, रेडी टू ईट होते हैं। उनको ऐसा करते हैं कि हम स्नो में डाल के ना, अच्छा स्नो में सूप मिक्स डाल के तो उसको फिर हमारे पास चूल्हा होता है एक छोटा सा, और वो हमारे पास एपीआई गैस होती है, तो उस पे हम रख देते हैं उसको, वो फिर जैसा भी कच्चा पक्का बन जाता है उसको खा लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स और ये जो नट्स टाइप की चीजें हैं ये भी रखते हो? हाँ, ये भी रखते हैं साथ। ठीक हो गया। इसके अलावा कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन सा ऐसा सामान है जो एक को पैमा को अपने पास रखना चाहिए, बहुत जरूरी है? क्लाइंबिंग का अगर मैं आपको सामान की सिर्फ कॉस्ट बताऊं तो वो कम से कम भी 20 लाख रुपया तो होगा, 20 से 30 लाख रुपया। तो नई से नई चीज़ें हमेशा निकलती रहती हैं और आपको जो है ना वो उस चीज़ पे जो है वो अपनी हैंड ग्रिप करनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर मेजर चीज़ें जो हैं वो डाउन सूट है आपका, आईसेक्स है, क्रैम्पॉन्स हैं आपके, बूट्स हैं, 8000 बूट्स हैं आपके, मिटन्स हैं, हैंड वार्मर्स हैं आपका, रेगुलेटर है, स्लीपिंग बैग है, टेंट है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़्यादातर। आइस क्रू, स्नो बार्स वगैरह, पिटॉन्स वगैरह, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़्यादातर। लेकिन और भी कुछ डिवाइसेस हैं जो अल्टरनेट है, जिस तरह गिरी है, फ्रेंड तो खैर रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ होती है। अच्छा। तो ये इसी तरह बस चलता है। तो शहरोज जब यहाँ से जाते हो तो वहाँ माउंटेन्स पे जाके फैमिली से कनेक्ट कैसे करते हो? सिग्नल्स का क्या सीन होता है और कितनी टेंशन होती है कि पेरेंट्स को अपडेट भी करना है, घर में उनको इत्तला देनी है कि मैं खैर खैरियत से हूँ? हाउ डू यू गाइस कोऑर्डिनेट विद ईच अदर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। टेंशन फ्री होके जाते हो? हाँ, मैं बहुत टेंशन फ्री होकर जाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास जीपीएस होता है जिसमें मेरी लोकेशन देख रहे होते हैं। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, जब मैं समिट करने जा रहा था तो मेरा जीपीएस चला रहे थे उस न्यूज़ चैनल। हाँ जी बिल्कुल। अम्मा की क्या सिचुएशन होती है, अब्बू की क्या हालत होती है, क्या सब दुआएं कर रहे होते हैं? वो सब रात को जागे होते हैं जब समिट पुश होता है। मेरा पिछली बार गार्मिंग जो है वो 45 लाख लोग तकरीबन देख रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं उसको ना अपने सोशल मीडिया पे अपडेट कर देता हूँ और वो पूरी रात क्रिकेट मैच की तरह वो लोग देख रहे होते हैं। लोग देख रहे होते हैं, अब इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया। क्योंकि K2 वाज अ बिग चैलेंज, और वो भी एवरेस्ट के ठीक बाद बैक टू बैक 2 बड़ी पीक्स दुनिया की। और उसके बाद K2 में हाउस चिमनी, बॉटल नेक है, ब्लैक पिरामिड है, शोल्डर है, तो इस तरह की डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंबर्स जो है वो अपनी जानें गंवा बैठे हैं। तो आपको पता है, एज अ पेरेंट डर तो लगता है, वैसे तो ये थॉट नहीं कोई भी सोचता इस तरह की, लेकिन डर तो लगता है उनको कि यार इस तरह के हादसा भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये है कि डिटर्मिनेशन है, पैशन है, अब तो मेरा प्रोफेशन भी है ये, तो आई थिंक सो कि इट्स गुड। कोई भी चोटी सर करने जाते हो तो यूजुअली किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? वेदर कितना फेवरेबल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। वेदर का तो ये होता है कि वेदर आपके लिए फेवरेबल हो या ना हो, ये तो वो नेचर पे डिपेंड करता है। नो वन कैन फाइट द नेचर। लेकिन बाकी चीज़ें हैं कि आपकी टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं उससे आप पहाड़ को कितना आसान बना सकते हो। अच्छा, आपने टेक्निकल स्किल्स की शहरोज बात की है, तो इसकी कोई टेक्निकल ट्रेनिंग तो होती है, क्या होता है, हाउ डू यू नो इट? इसके लिए माउंटेनियरिंग गाइड्स होते हैं। पाकिस्तान अच्छा। में भी एक इंस्टीट्यूट है, चगोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से। लेकिन वसाइल कम होने के वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान नहीं आते ट्रेनिंग करने के लिए। वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो फ्रांस जाएँ या इटली जाएँ। इसके लिए मैंने तो यहाँ से सीखा है, चगोरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से सीखा है। और मेरे जो उस्ताद हैं जाहिद राजपूत, वो भी एक बहुत बड़े माउंटेन गाइड है। अच्छा, फ्यूचर में अगर हम बात करें तो कौन सी चोटी सर करने का प्लान है? आई एम ऑन 14 प्रोजेक्ट राइट नाउ। 14 प्रोजेक्ट ये है कि दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियाँ 8000 मीटर की। हाँ जी। और आई वांट टू बी द यंगेस्ट टू समिट ऑल ऑफ दीज। तो इंशाल्लाह मैं 3 साल या 2 साल तक ये समिट कर लूँगा इंशाल्लाह। और हम दोबारा आएंगे आपके पास और आपका एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। अभी ये बताएं कि जो इस तरफ आना चाहते हैं, जो को पैमा बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि यार मैंने भी K2 जाना है, बताओ कैसे जाना है। तो मैं ये बताऊंगा कि बेवकूफ़ी मत करें, ठीक है। K2 इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो बात ही इम्पॉसिबल सी है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सेफ्टी फर्स्ट, ट्रेनिंग फर्स्ट, बरी द डिज़ायर्स यूज बाय। अच्छा शहरोज, आप लोगों का एक स्पेशल जो है वो अटायर होता है, एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है और नीचे जूते भी कुछ डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में बताएं। वो कितना महंगा होता है, किस चीज़ से बनता है, फैब्रिक क्या होता है?
जो हमारा डाउन सूट होता है जो 8000 पे पहनते हैं, कैन बियर अप टू -50 डिग्री सेल्सियस एज वेल। ओके। तो वो उसकी जो प्राइस है वो कम से कम भी 2 लाख रुपए है। और जो सिंपल सूट है हमारा नॉर्थ फेस का, और जो हमारे जूते हैं जो ला स्पोर्टिवा के, वो 1.5 लाख रुपए के हैं। अच्छा जी, या शायद अब इससे भी महंगे हो। और वो कितनी दफ़ा यूज़ हो सकते हैं? वो यूज़ हो सकते हैं जितनी देर आप चला लें, लेकिन मेरे जो जूते हैं वो मैंने ब्रांड न्यू लिए थे और 3 एक्सपीडिशंस निकाली हैं मैंने उससे। अच्छा, कोई मेमोरेबल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, या थोड़ा सा ये कह लें कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज भी आपको याद आता हो, तो आपको लगता हो यार दिस वाज समथिंग जो मुझे इम्पॉसिबल तब लग रहा था लेकिन मैंने कर लिया, या कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसी मुश्किल जो आपको पेश आई हो जो अभी तक याद हो? जी, एक्सपीरियंस ये था कि जब मेरा पोर्टर बीमार होके वापस चला गया था, तो मैंने सोचा था कि यार मैं समेट कैसे करूँगा, ये है वो है, सारा सामान कैसे उठाऊंगा वो, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। You did it. Great. Thank you so much for your time, शहरोज काशिफ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। Keep shining. Thank थैंक you. यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।